जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 क्वेश्चंस 15 फरवरी 2025 के कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर विल बी फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस बी हेल्ड। तो पहला जो रीजनल डायलॉग है ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस का, उसको कहाँ आयोजित किया जाएगा, कहाँ होस्ट किया जाएगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो सही आंसर है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाएगा पहला रीजनल डायलॉग, याद रखना है पहला रीजनल डायलॉग ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस का। कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली में। कब से कब तक? 24 से 25 फरवरी 2025 तक ये होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ फर्स्ट रीजनल सोशल जस्टिस डायलॉग। तो अभी हमने देखा पहला रीजनल सोशल जस्टिस डायलॉग कहाँ पे होस्ट किया जाएगा, तो ये न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाएगा। अब आपको बताना है इसके होस्ट कौन होंगे, ऑर्गेनाइज कौन करेगा। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नीति आयोग एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, IMF और वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, CII और एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है UNDP, WHO और ILO। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया मिलके, ये तीनों मिलके क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस, जिसको नई दिल्ली में होस्ट किया जाएगा 24 से 25 फरवरी 2025 के बीच में। What will be the primary theme of regional social justice dialogue। तो जो रीजनल सोशल जस्टिस डायलॉग होस्ट किया जाएगा इंडिया के न्यू दिल्ली में, उसकी प्राइमरी थीम क्या होगी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सोशल इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज, ऑप्शन सी लेबर राइट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन डी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रीजनल बिजनेसेस फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्राइमरी थीम रीजनल बिजनेस फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज, फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस इन 2023। तो 2023 में ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस किसने लॉन्च किया था। आपके ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस इन 2023। तो ये बात आपको याद रखनी है। थीम हमने देखी रिस्पॉन्सिबल बिजनेस फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज, किसकी थीम है, पहले रीजनल डायलॉग ऑन ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस की, जिसको 24 से 25 फरवरी 2025 के बीच में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर इवेंट कोइंसाइड्स विद रीजनल सोशल जस्टिस डायलॉग। तो रीजनल सोशल जस्टिस डायलॉग जो न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाएगा, उसके साथ कौन सा एक मेजर इवेंट कोइंसाइड करेगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए नेशनल लेबर समिट, ऑप्शन बी ESIC का 74th फाउंडेशन डे, ऑप्शन सी इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और ऑप्शन डी इंटरनेशनल लेबर रिफॉर्म्स एनिवर्सरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ESIC का 74th फाउंडेशन डे इसके साथ कोइंसाइड करेगा पहली रीजनल डायलॉग ऑन ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस के इवेंट के साथ। तो ये हल्का सा याद रखिएगा कि कोइंसाइडिंग इवेंट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नोडी बंधन स्कीम। नोडी बंधन स्कीम के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए कंस्ट्रक्ट न्यू ब्रिजेस अक्रॉस गंगा पद्मा, ऑप्शन बी एनकरेज अर्बन एक्सपेंशन नियर रिवर्स, ऑप्शन सी बिल्ड न्यू रोड्स इन रिवराइन रीजन्स, ऑप्शन डी प्रमोट रिवराइन डेवलपमेंट एंड कर्व इरोजन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, प्रमोट रिवराइन डेवलपमेंट एंड कर्व इरोजन जो है नोडी बंधन स्कीम की का मुख्य उद्देश्य है। और ये जो स्कीम है ये चलाई जा रही है वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है नोडी बंधन स्कीम कहाँ की है, तो ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की है। इसमें क्या होगा, रिवराइन डेवलपमेंट किया जाएगा, इरोजन को प्रिवेंट किया जाएगा, नेचुरल कैलामिटीज़ को मिटिगेट कम करने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ जो लाइवलीहुड डिपेंडेंट है, रिवर डिपेंडेंट लाइवलीहुड्स हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। हु विल प्रिसाइड ओवर 12th ऑल इंडिया पेंशन अदालत। 12वीं ऑल इंडिया पेंशन अदालत को कौन प्रिसाइड करेगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमन जी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह जी, ऑप्शन सी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ऑप्शन डी है अमित शाह जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है 12वीं ऑल इंडिया पेंशन अदालत को प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। 12th ऑल इंडिया पेंशन अदालत के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे, तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी होंगे, जो कि मिनिस्टर
मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सोनेल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस के मिनिस्टर हैं। ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट कौन सा होगा? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल 12th ऑल इंडिया पेंशन अदालत बी हेल्ड? तो ये ऑल इंडिया 12वीं इंडियन पेंशन अदालत कब होल्ड की जाएगी, कब होस्ट की जाएगी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 10 फरवरी 2025, ऑप्शन बी है 5 मार्च 2025, ऑप्शन सी है 13 फरवरी 2025, ऑप्शन डी है जनवरी 25 2025। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, फरवरी 13 2025 को ऑल इंडिया पेंशन अदालत का 12वां संस्करण 12th एडिशन होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, जिसको प्रिसाइड किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। 13 फरवरी को 12वां ऑल इंडिया पेंशन अदालत होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंस इट्स लॉन्च इन 2017 हाउ मेनी केसेस हैव बीन रिजॉल्व थ्रू पेंशन अदालत इनिशिएटिव? तो ऑल इंडिया पेंशन अदालत की शुरुआत हुई थी 2017 में, तो 2017 से 2025 तक कितने केसेस को रिजॉल्व किया जा चुका है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 18,005, ऑप्शन सी है 20,503, ऑप्शन सी है 15,012, ऑप्शन सी है 10,099। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 18,005 केसेस सॉल्व किए जा चुके हैं जब से ये ऑल इंडिया पेंशन अदालत को होस्ट किया जा रहा है सिंस सितंबर 2017। इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? जो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज और पेंशन होते हैं वो इसको प्रिसाइड करते हैं इस पे, और तब से डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रिसाइड कर रहे हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ अ केस मस्ट बी पेंडिंग टू बी कंसीडर्ड इन 12th पेंशन अदालत? 12वीं पेंशन अदालत में इंक्लूड करने के लिए कोई एक केस कितने दिनों तक पेंडिंग रहना चाहिए, तभी उसको 12वीं पेंशन अदालत में क्या किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा, क्लियर आउट किया जाएगा। तो क्या पेंडिंग ड्यूरेशन होता है किसी भी केस का अगर वो पेंशन अदालत में जाकर रिजॉल्व होना चाहता है वो पर्टिकुलर केस? तो आपके ऑप्शन है ए 120 डेज, ऑप्शन बी 60 डेज, ऑप्शन सी है 180 डेज और ऑप्शन डी है 90 डेज। सही आंसर है ए 120 डेज। तो अगर 120 डेज से ज़्यादा कोई केस है, डिस्प्यूट है पेंशन से रिगार्डिंग और वो सॉल्व नहीं हुआ है तो वो ऑल इंडिया पेंशन अदालत में जाता है और तब उसका रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। पेंडिंग ड्यूरेशन कितना होता है? मोर देन 120 डेज। 120 दिनों से ज़्यादा अगर हो जाता है तभी ऑल इंडिया पेंशन अदालत में इसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कम्युनिटी डिड सूकरी बोमा गौड़ा बिलोंग टू? तो सूकरी बोमा गौड़ा कौन थी? जिनका हाल में ही निधन हुआ है। तो सूकरी बोमा गौड़ा पहले तो पद्मश्री अवार्डी थी, दूसरी बात ये फोक आर्टिस्ट थी, फोक सॉन्ग्स इनको बहुत ढेर सारे आते हैं अपनी कम्युनिटी के, और ट्राइबल नॉलेज की एक रिपोजिटरी थी, इनके पास ढेरों तरीके की ट्राइबल नॉलेज होती थी जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया था पद्मश्री से, और हाल में ही इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करती थी सूकरी बोमा गौड़ा। ऑप्शन ए हालाकी वोका लिग्गा, ऑप्शन बी कुरुबा, ऑप्शन सी वोका लिग्गा गौड़ा, ऑप्शन डी लिंगायत। तो सही आंसर है ऑप्शन ए हालाकी वोका लिग्गा की कम्युनिटी को बिलोंग करती थी सूकरी बोमा गौड़ा। ठीक है, और इनका जो निधन हुआ है वो 13 फरवरी 2025 को इनका निधन हो गया है, याद रखेगा, सूकरी बोमा गौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज सूकरी बोमा गौड़ा's निकनेम ड्यू टू हर वास्ट नॉलेज ऑफ फोक म्यूजिक? फोक म्यूजिक की वास्ट नॉलेज होने के कारण उनको कौन से निकनेम से बुलाया जाता था, आपको ये बताना है सूकरी बोमा गौड़ा जी को। तो ऑप्शन ए है द फोक क्वीन ऑफ कर्नाटका, ऑप्शन बी है लिविंग लाइब्रेरी ऑफ फोक सॉन्ग्स, ऑप्शन सी वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हालाकी फोक ट्रेडिशंस, द वॉइस ऑफ पीपल, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हालाकी फोक ट्रेडिशंस के नाम से इनको बुलाया जाता था, प्यार से निकनेम इनका रखा गया था ड्यू टू हर वास्ट नॉलेज ऑफ फोक म्यूजिक। तो याद रखना है आपको, ये फोक म्यूजिक को बिलोंग करती थी सूकरी बोमा गौड़ा, जिनका अभी हाल में ही 13 फरवरी 2025 को 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये हालाकी वोका लिगा कम्युनिटी को बिलोंग करती थी और इनका निकनेम था वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हालाकी फोक ट्रेडिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड सूकरी बोमा गौड़ा रिसीव पद्मश्री अवार्ड? तो हमने आपको बताया था इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इनको किस वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2017। सही आंसर है ऑप्शन डी 2017 को इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड सूकरी बोमा गौड़ा पास अवे? तो सूकरी बोमा गौड़ा
कहाँ पे, किस जगह पे इनका निधन हुआ है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है हुबली कर्नाटका, ऑप्शन बी है मणिपाल कर्नाटका, ऑप्शन सी है मैंगलोर कर्नाटका एंड ऑप्शन डी है मैसूर कर्नाटका। तो सही आंसर है ऑप्शन बी मणिपाल कर्नाटका में 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है फरवरी 13 2025 को। कहाँ पे, मणिपाल कर्नाटका में। पद्मश्री इनको 2027 में मिला था, 2017 में मिला था माफ कीजिएगा। और इनको निकनेम, इनका निकनेम था वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हॉकी फोक ट्रेडिशंस, क्योंकि ये हॉकी हालांकि वोकल लीगा कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 73rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है 73rd प्रेसिडेंट कौन बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 2025-26 में। तो ऑप्शन है सी ए रंजीत कुमार अग्रवाल, ऑप्शन बी है सी ए चरणजोत सिंह नंदा, ऑप्शन सी है सी ए प्रसन्न कुमार, ऑप्शन डी है सी ए अतुल कुमार गुप्ता। तो सही आंसर है ऑप्शन बी सी ए चरणजोत सिंह नंदा जो है ये 73rd प्रेसिडेंट बने हैं ICAI के। When was ICAI established under Chartered Accountant Act? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1961, ऑप्शन डी है 1949। सही आंसर है ऑप्शन डी 1949 को स्टैब्लिश किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। और इसके करंट प्रेसिडेंट जो बने हैं वो हैं सी ए चरणजोत सिंह नंदा, और जो नए वाइस प्रेसिडेंट है वो है सी ए प्रसन्न कुमार, और जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है वो है सी ए रंजीत कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द हाइएस्ट पेड एथलीट ऑफ 2025। ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी है लायनल मेसी, ऑप्शन सी है लेब्रॉन जेम्स, ऑप्शन डी है जॉन राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है हाईएस्ट पेड एथलीट बने हैं, सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले एथलीट बने हैं 2025 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन बनी है, तो कोको गॉफ, इन्होंने $30.4 मिलियन कमाए हैं 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डिड क्रिस्टियानो रोनाल्डो अर्न इन 2025। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि हाईएस्ट पेड एथलीट बने हैं 2025 में, वो कितनी कमाई किए हैं 2025 में आपको ये बताना है। ऑप्शन ए $200 मिलियन की, ऑप्शन बी $285 मिलियन की, ऑप्शन सी $135 मिलियन की, और ऑप्शन डी $218 मिलियन की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी $285 मिलियन की इन्होंने अर्निंग की है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, और ये हाईएस्ट पेड एथलीट हो जाते हैं। Who was the second highest paid athlete in 2025। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद सेकंड हाईएस्ट पेड एथलीट कौन बने हैं 2025 में। ऑप्शन ए है नेमार, ऑप्शन बी है लायनल मेसी, ऑप्शन सी है जॉन राम, ऑप्शन डी है स्टीफन करी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी जॉन राम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल हाईएस्ट पेड एथलीट जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जिनकी टोटल अर्निंग रही है $285 मिलियन। सेकंड हाईएस्ट पेड एथलीट रहे हैं जॉन राम, थर्ड हाईएस्ट पेड रहे हैं लियोनेल मेसी, फोर्थ हाईएस्ट पेड रहे हैं लेब्रॉन जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पोर्ट हैड हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन टॉप 10 हाईएस्ट पेड एथलीट्स। तो टॉप 10 हाईएस्ट पेड एथलीट्स में सबसे ज़्यादा किस स्पोर्ट का रिप्रेजेंटेशन रहा है, सबसे ज़्यादा लोग जो पे किए गए हैं, एथलीट्स पे किए गए हैं, वो किस स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी अमेरिकन फुटबॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, और ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो सही आंसर है ऑप्शन डी फुटबॉल। ठीक है, तो स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेड इन लिस्ट सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स से जो हाईएस्ट पेड एथलीट हैं वो है फुटबॉल, उसके बाद है गोल्फ, फिर बास्केटबॉल और फिर अमेरिकन फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल अचीवर्स आर फीचर्ड इन द फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 लिस्ट फॉर 2025। तो फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 लिस्ट के अंदर कितने टोटल अचीवर्स को सम्मानित किया गया है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 42। सही आंसर है ऑप्शन डी 42। ठीक है, तो फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 लिस्ट में टोटल अचीवर्स जो हैं वो 42 हैं, ये याद रखना है आपको, 42 अचीवर्स हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कैटेगरीज आर इंक्लूडेड इन 2025 फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 लिस्ट। तो फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 लिस्ट 2025 में जो आई है उसके अंदर कितनी कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 30। सही आंसर है ऑप्शन बी 19। ठीक है, तो टोटल अचीवर्स हमने देखे 42 है 30 अंडर 30 की लिस्ट में 2025 की फोर्ब्स की, और टोटल कैटेगरीज जो है वो 19 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यू कैटेगरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2025 फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 लिस्ट। तो 30 अंडर 30 लिस्ट के अंदर कौन सी एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है, आपको ये बताना है अवार्ड देने के लिए। ऑप्शन ए फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है साइबर सिक्योरिटी, ऑप्शन डी है स्पोर्ट्स। तो सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है नई एडेड इंट्रोड्यूस कैटेगरी है फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 लिस्ट जो कि 2025 में पब्लिश की गई थी। इसमें टोटल अचीवर्स हैं 42, टोटल कैटेगरीज हैं 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द यंगेस्ट अचीवर ऑन फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 लिस्ट इन 2025। तो सबसे यंगेस्ट अचीवर कौन बने हैं फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 लिस्ट में 2025 में जो प्रकाशित की गई है। ऑप्शन ए है अपर्णा बालू मुराली, ऑप्शन बी है देविका गुलाब, ऑप्शन सी है देवान चंद्रशेखरन, ऑप्शन डी है रोहन भाटिया। ऑप्शन सी सही आंसर है देवान चंद्रशेखर मात्र 18 साल के हैं जिनको इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। वो फाउंडिंग और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फ्यूजलेज इनोवेशंस के। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑनररी फ्रॉम हेल्थ केयर सेक्टर वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन डिजिटल पैथोलॉजी। तो डिजिटल पैथोलॉजी के लिए हेल्थ कोर सेक्टर से डिजिटल पैथोलॉजी के लिए किस ऑनररी को इंक्लूड किया गया था, किनको अवार्ड मिला है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए देविका गुलाब, ऑप्शन बी है रमेश मेहता, ऑप्शन सी है अपर्णा बालू मुराली, ऑप्शन डी है नेहा शर्मा। सही आंसर है ऑप्शन ए देविका गुलाब जी को ये प्राइज दिया गया है। ठीक है, नोटेबल ऑनररी कौन है, तो देविका गुलाब है हेल्थ सेक्टर में जो कि को फाउंडर है और सीपीओ है ऑप्ट्रा स्कैन की जो कि डिजिटल पैथोलॉजी इनोवेशन के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फील्ड हैज अपर्णा बाला मुराली गेन्ड रिकॉग्निशन। अपर्णा बाला मुराली को किस फील्ड के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 की लिस्ट में। ऑप्शन ए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी है फाइनेंस, ऑप्शन सी है एंटरटेनमेंट, ऑप्शन डी है हेल्थ केयर। सही आंसर है ऑप्शन सी एंटरटेनमेंट। तो ये क्या है, अपर्णा बाला मुराली जो है बाला मुराली ये नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है, याद रखना है आपको, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वुमेन अचीवर्स आर इंक्लूडेड इन 2025 लिस्ट। तो कितनी वुमेन अचीवर्स इंक्लूड की गई हैं फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 की लिस्ट में, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन सी 30। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 11। ठीक है, तो 11 वुमेन अचीवर्स को इंक्लूड किया गया है फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच इज लैम रिसर्च इन्वेस्टिंग इन कर्नाटका सेमीकंडक्टर। तो लैम रिसर्च कितना इन्वेस्ट कर रहा है कर्नाटका के सेमीकंडक्टर सेक्टर में, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 5000 करोड़, ऑप्शन बी है 10,000 करोड़, ऑप्शन सी है 12,000 करोड़ और ऑप्शन डी है 15,000 करोड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे लैम रिसर्च इन्वेस्टिंग द्वारा इन कर्नाटका के सेमीकंडक्टर सेक्टर में। ठीक है, तो लैम रिसर्च कितना इन्वेस्ट करेगा, 10,000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे कर्नाटका के सेमीकंडक्टर सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड लैम रिसर्च अनाउंस इट इन्वेस्टमेंट इन कर्नाटका। तो लैम रिसर्च जिसने बोला है कि 10,000 रुपये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में खर्च किए जाएंगे, इन्वेस्ट किए जाएंगे, तो ये कहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था, ये किस इवेंट पे ये अनाउंसमेंट हुआ था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है कर्नाटका टेक समिट 2025, ऑप्शन बी है बेंगलुरु इनोवेशन कॉन्क्लेव, ऑप्शन सी है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटका 2025 और ऑप्शन डी है मेक इन इंडिया एक्सपो। तो सही आंसर है ऑप्शन सी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटका 2025 में ये अनाउंस किया गया था लैम रिसर्च द्वारा कि वो 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे कर्नाटका के सेमीकंडक्टर सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कैटेगरी डिड एनटीपीसी विन फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। तो एनटीपीसी ने किस कैटेगरी में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है वाटर रेजिलियंस, ऑप्शन बी है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है कार्बन एमिशन रिडक्शन, ऑप्शन डी है एनर्जी एफिशिएंसी। सही आंसर है ए वाटर रेजिलियंस। ठीक है, तो एनटीपीसी ने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता है 2025 का, कौन सी कैटेगरी में, वाटर रेजिलियंस की कैटेगरी में, मतलब ये पानी बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं एनटीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड एनटीपीसी विद फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025। तो एनटीपीसी को किस ऑर्गेनाइजेशन ने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है और एनटीपीसी को कौन से सेक्टर में अवार्ड मिला है, कौन सी कैटेगरी में, तो वाटर रेजिलियंसी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको बताना है किसने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंडिया ने, बी यूनाइटेड नेशंस ने, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया ने, ऑप्शन डी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। तो सही आंसर है ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया ने जो है एनटीपीसी को
फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 के लिए सम्मानित किया है। कौन सी कैटेगरी में? वाटर रेजिलियंस कैटेगरी में। किसने दिया है ये सम्मान? यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया ने ये सम्मान दिया है एनटीपीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द अवार्ड सेरेमनी फॉर एनटीपीसी फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 हेल्ड? तो एनटीपीसी को जो सम्मान मिला है फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025, इसके लिए ये जो अवार्ड दिया गया है ये कहाँ पे दिया गया था, इसकी लोकेशन क्या है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। सही आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु में, ये सॉरी ऑप्शन बी चेन्नई इसका सही आंसर है। चेन्नई में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है एनटीपीसी को, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025। अवार्ड कैटेगरी कौन सी थी? तो वाटर रेजिलियंस की अवार्ड कैटेगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनटीपीसी पावर प्लांट अचीव्ड 100% स्वीट वाटर सेल्फ सफिशिएंसी? तो एनटीपीसी के किस पावर प्लांट ने 100% स्वीट वाटर सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन बी है रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी है सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन डी है तालचेर सुपर थर्मल पावर प्लांट। सही आंसर है ऑप्शन बी रत्नागिरी गैस एंड पावर लिमिटेड ने 100% स्वीट वाटर सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली है और ये एनटीपीसी की पावर प्लांट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट वाज द एनुअल होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन रेट फॉर जनवरी 2025? तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन रेट कितना रहा है जनवरी 2025 में, आपको ये बताना है। ठीक है, एक कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन होता है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन होता है, आशा करते हैं आपको ये तो पता ही होगा। ऑप्शन ए 3.1%, ऑप्शन बी है 2.89%, ऑप्शन सी है 2.31%, ऑप्शन डी है 1.95%। सही आंसर है ऑप्शन सी 2.31% रही है जनवरी का होलसेल इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, जो कि एनुअल इन्फ्लेशन रेट के बराबर है जनवरी 25 से वर्सेस जनवरी 2024। तो ये 2.31% रही है होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर जनवरी 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट रिलीजेस होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है कौन सा डिपार्टमेंट पब्लिश करता है, आपको ये बताना है। तो ये इसका सही आंसर है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वेट ऑफ प्राइमरी आर्टिकल्स इन होलसेल प्राइस इंडेक्स? ऑप्शन ए है 30.14%, ऑप्शन बी है 15.73%, ऑप्शन सी है 18.5% और ऑप्शन डी है 22.62%। तो प्राइमरी आर्टिकल्स का होलसेल प्राइस इंडेक्स में कितना वेट रहता है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है? तो ऑप्शन डी 22.62% का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। अभी हमने देखा होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जनवरी का होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन कितना रहा है? 2.31% रहा है। जनवरी 2025 से जनवरी 2024 के कंपैरिजन में कितना चेंज आया है? तो निगेटिव हुआ है, कम हुआ है 0.5% की। WPI कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो प्राइमरी आर्टिकल्स है जिसका वेट होता है 22.62%, फिर सेकंड होता है फ्यूल एंड पावर जिसकी जो वेट होती है वो 13.15% होता है, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में जिसका वेट होता है 64.23%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैटेगरी विद इन प्राइमरी आर्टिकल्स ऑफ हाईएस्ट प्राइस इंक्रीज इन जनवरी 2025? तो प्राइमरी आर्टिकल्स होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, और प्राइमरी आर्टिकल्स के अंदर कौन सी वो कैटेगरी है जिसने सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन विटनेस किया है, सबसे ज़्यादा प्राइस राइज देखा है? ऑप्शन ए फूड आर्टिकल्स, ऑप्शन बी मिनरल्स, ऑप्शन सी क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी है नॉन फूड आर्टिकल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है प्राइमरी आर्टिकल्स में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखा है, इसमें सबसे ज़्यादा प्राइस राइज देखा है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फूड आर्टिकल्स कम हुए हैं बाय 3.62%, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंक्रीज हुए हैं बाय 6.34%, नॉन फूड आर्टिकल्स इंक्रीज हुए हैं बाय 0.66%, और मिनरल्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं 0.22%। तो ये आपको याद रखना है, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है ये इंक्रीज हुआ है 6.3% से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डज DPIIT रिलीज WPI डेटा? तो DPIIT होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा कितने समय में निकालता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है क्वार्टरली, ऑप्शन बी है एनुअली, ऑप्शन सी है मंथली ऑन द 14th, ऑप्शन डी है एवरी 2 मंथ्स। तो DPIIT हर महीने 14 तारीख को अपना इन्फ्लेशन डेटा जारी करता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, हर महीने 14 तारीख को ये DPIIT रिलीज करती है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड PM मोदी मीट इलॉन मस्क ऑन February 13,
2025। तो 13 फरवरी को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इलॉन मस्क से मुलाकात की थी अमेरिका यात्रा के दौरान। तो इनकी मुलाकात कहाँ पे हुई थी, स्पेसिफिक कहाँ पे हुई थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है टेस्ला के हेडक्वार्टर टेक्सास में, ऑप्शन बी व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन सी ब्लेयर हाउस वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन डी स्पेस एक्स फैसिलिटी कैलिफोर्निया में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्लेयर हाउस वाशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी ने इलॉन मस्क से मुलाकात की थी। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। इससे पहले इलॉन मस्क और मोदी जी की मुलाकात हुई थी 2015 में टेस्ला की फैसिलिटी सैन होज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच SpaceX मिशन वॉज स्टारशिप हीट शील्ड टाइल टेकन विच PM मोदी रिसीव्ड फ्रॉम मस्क। तो एलन मस्क ने PM मोदी को एक गिफ्ट के तौर पे स्टारशिप हीट शील्ड टाइल दिया था। तो आपको बताना है ये स्टारशिप हीट शील्ड टाइल जो दिया गया था मस्क द्वारा मोदी जी को, ये कौन से SpaceX के मिशन में यूज हुआ था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है फैल्कन हेवी टेस्ट फ्लाइट 2, ऑप्शन बी है स्टारशिप फ्लाइट टेस्ट 5, ऑप्शन सी है क्रू ड्रैगन डेमो मिशन 3, ऑप्शन डी है आर्टेमिस 1 लूनर टेस्ट। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टारशिप फ्लाइट टेस्ट 5। ठीक है, तो आपको याद रखना है PM मोदी ने ग्रहण किया है, रिसीव किया है स्टारशिप हेड शील्ड टाइल फ्रॉम इलॉन मस्क। तो आपसे यही पूछा जाएगा स्टारशिप हेड शील्ड टाइटल किसने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। तो आपको याद रखना है इलॉन मस्क ने दिया है। ठीक है, इलॉन मस्क ने ये दिया है। ठीक है, ये हेक्सागोनल सेरामिक हेड शील्ड टाइल है फ्रॉम स्टारशिप फ्लाइट टेस्ट 5 जो कि 13 अक्टूबर 2024 को उड़ान भरी थी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये स्पेस एक्स की स्टारशिप में यूज हुआ था टू प्रोटेक्ट स्पेस क्राफ्ट फ्रॉम एक्सट्रीम हीट ड्यूरिंग एटमॉस्फेरिक री एंट्री। तो एटमॉस्फेयर में री एंट्री होने के बाद जो है स्पेस क्राफ्ट एक्सट्रीम हीट को बर्दाश्त कर ले, उसको एक्सट्रीम हीट को एक्सपोज होने के बाद जो है वो विथस्टैंड कर ले एक्सट्रीम हीट, इसके लिए ये टाइल यूज की गई थी। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक्स डिड PM मोदी गिफ्ट टू मस्क चिल्ड्रन। तो मस्क के बच्चों, इलॉन मस्क के बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सी बुक्स एक उपहार के तौर पे दी है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए महाभारत, रामायण एंड भगवद गीता, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, एनालिसिस ऑफ कास्ट एंड विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड गीतांजलि, ऑप्शन डी पंचतंत्र, द क्रीसेंट ऑफ मून एंड द ग्रेट आर.के. नारायणन कलेक्शन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, पंचतंत्र, द ग्रेट क्रीसेंट मून एंड ग्रेट आर.के. नारायण कलेक्शन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इलॉन मस्क के बच्चों को ये प्रोवाइड किया है। द क्रीसेंट मून किसने लिखी है, तो ये क्रीसेंट मून लिखी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। ग्रेट आर.के. नारायणन कलेक्शन आर.के. नारायणन जी का है, और पंचतंत्र जो पंडित विष्णु शर्मा जी ने लिखी है। ये तीन जो किताबें हैं, ये तीन क्लासिक बुक्स हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गिफ्ट किया है इलॉन मस्क के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन जनवरी 2025। तो रिटेल इन्फ्लेशन रेट जनवरी 2025 में कितना रहा है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 4.31%, ऑप्शन बी है 5.22%, ऑप्शन सी है 6.08%, ऑप्शन डी है 3.87%। सही आंसर है ऑप्शन ए, 4.31% जो है रिटेल इन्फ्लेशन रही है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहा है। ठीक है, जनवरी 2025 में, और ये 5 मंथ का लो है। 5 महीने में पहली बार इतना रिटेल इन्फ्लेशन कम हुआ है, 4.31% का हुआ है जनवरी 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर प्राइमरीली कंट्रीब्यूटेड टू डिक्लाइन इन रिटेल इन्फ्लेशन इन जनवरी 2025। तो कौन सा एक प्रोमिनेंट फैक्टर था जिसकी वजह से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रिटेल इन्फ्लेशन है वो कम हुई थी जनवरी 2025 में। ऑप्शन है डिक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस, ऑप्शन बी है इंक्रीज इन रुपीज वैल्यू, ऑप्शन सी है डिक्लाइन इन फूड प्राइसेस, ऑप्शन डी है रिडक्शन इन हाउसिंग कॉस्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, डिक्लाइन इन फूड प्राइसेस। तो खाने के दाम क्या हुए थे, सब्जियों के दाम कम हो गए थे, जिसकी वजह से जो है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन भी कम हो गया था। ठीक है, दिसंबर 2024 में जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो 5.22% था, इसके बाद ये घटकर 4.31% हो गया था जनवरी 2025 में, और इसका रीजन क्या था, ड्यू टू डिक्रीज इन फूड प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फूड इन्फ्लेशन रेट इन जनवरी 2025। तो फूड इन्फ्लेशन रेट जनवरी 2025 में कितना था जिसकी वजह से रिटेल इन्फ्लेशन कम हुआ है, 5 महीने में पहली बार कम हुआ है। तो ऑप्शन ए है 8.39%, ऑप्शन बी है 4.31%, ऑप्शन सी है 5.22% और ऑप्शन डी है 6.02%। सही आंसर है ऑप्शन डी, 6.02%। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि रिटेल इन्फ्लेशन या CPI 4.31% था जनवरी 2025 में, ये 5 मंथ लो था। प्रीवियस इन्फ्लेशन कितना था, 5.22% दिसंबर 2024 में,
और 5.1% इन जनवरी 2024 हो गया था। रीजन फॉर डिक्लाइन क्या था? डिक्रीज इन फूड प्राइसेस। और फूड इन्फ्लेशन का रेट क्या था? 6.02% इन जनवरी 2025, डाउन फ्रॉम 8.39% इन दिसंबर 2024। तो दिसंबर 2024 में फूड इन्फ्लेशन कितना था? 8.39%, और ये घट के 6.02% हो गया था जनवरी 2025 में, जिसकी वजह से जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी 5.22% से घट के 4.31% हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैड हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट इन जनवरी 2025? किस राज्य में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन थी जनवरी 2025 में? ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, केरला में सबसे ज़्यादा महंगाई थी और केरला में लगभग 6.76% की इन्फ्लेशन रेट रहा है जनवरी 2025 में। अर्बन फूड इन्फ्लेशन कितना था? 5.5%। रूरल फूड इन्फ्लेशन था 6.3%। और रूरल इन्फ्लेशन कितना था? तो 4.64% जनवरी 2025 में। अर्बन इन्फ्लेशन 3.87% इन जनवरी 2025। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन कितना था? हमने देखा 6.02% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैड लोवेस्ट इन्फ्लेशन रेट इन जनवरी 2025? तो लोवेस्ट इन्फ्लेशन रेट जनवरी 2025 में किस राज्य का था आपको बताना है। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है दिल्ली। सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली और तेलंगाना का सबसे ज़्यादा लोवेस्ट इन्फ्लेशन था। दिल्ली का 2.02% था और तेलंगाना का 2.22% इन्फ्लेशन रेट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैड हाईएस्ट ईयर और ईयर इन्फ्लेशन इन जनवरी 2025? तो साल दर साल सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी, दामों की बढ़ोतरी किस फूड प्रोडक्ट में देखी गई है आपको ये बताना है जनवरी 2025 में। ऑप्शन ए है बैंगन ब्रिंजल, ऑप्शन बी है कोकोनट ऑयल, ऑप्शन सी है ड्राई चिलीज, ऑप्शन डी है एलपीजी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी कोकोनट ऑयल। ठीक है, तो कोकोनट ऑयल में सबसे ज़्यादा महंगाई देखी गई है। इसके जो दाम बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर ये 54% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। दूसरे नंबर पे है आलू, जिसके जो दाम बढ़े हैं वो 49% से बढ़े हैं, 49% से बढ़े हैं। और तीसरे नंबर पे है कोकोनट, जिसके 38.71% के तौर पे दाम बढ़े हैं। आइटम विद लोवेस्ट इन्फ्लेशन रेट, तो कमी किस में आई है? तो जीरे में, जो जीरे का जो दाम है, जीरे का जो प्राइस है उसमें -32% की मतलब घटा है ये। जिंजर -30% से घटा है, ड्राई चिलीज 11.2% से घटा है और ब्रिंजल 9.95 से घटा है। और एलपीजी के भी दाम कम हुए -9.29% से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एस्टैब्लिश? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो कि रिटेल इन्फ्लेशन या सीपीआई पब्लिश करता है उसको कब एस्टैब्लिश किया गया था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 2019, ऑप्शन बी है 2021, ऑप्शन सी है 2017, ऑप्शन डी है 2013। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2019। 2019 में क्या हुआ था? 2019 में सीएसओ जो कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है और एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके एनएसओ बनाया गया था। ठीक है, एनएसओ के डायरेक्टर जनरल कौन है? नरेंद्र कुमार संतोषी जी हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2019 में। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी AK-203 राइफल्स वर डिलीवर्ड टू इंडियन आर्मी इन फरवरी 2025? तो कितनी AK-203 राइफल्स डिलीवर की गई थी इंडियन आर्मी को फरवरी 2025 में? ऑप्शन ए 35,000, ऑप्शन बी 70,000, ऑप्शन सी है 40,000 और ऑप्शन डी है 25,000। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 40,000। तो इंडियन आर्मी ने रिसीव किया है रशिया से AK-203 राइफल्स, कितनी? 40,000। ठीक है, इंडियो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 40,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्रोवाइड की गई है इंडियन आर्मी को। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। 90 रशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है। टोटल AK-203 राइफल्स कितनी प्रोड्यूस की जाएंगी? तो 6.1 लाख राइफल्स प्रोड्यूस की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द कॉन्ट्रैक्ट AK-203 राइफल प्रोडक्शन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया? तो इंडिया और रशिया के बीच AK-203 राइफल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, किस वर्ष में आपको बताना है। ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन डी 2023। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 2021 को इंडिया और रशिया के बीच AK-203 राइफल के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया था, जिसके अंतर्गत लगभग 6 लाख AK-203 राइफल्स मैन्युफैक्चर की जाएंगी और इंडियन आर्मी को दी जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फॉर AK-203 राइफल प्रोडक्शन इन इंडिया। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है AK-203 राइफल प्रोडक्शन इसकी इंडिया में। ऑप्शन ए है 4200 करोड़, ऑप्शन बी है 6500 करोड़, ऑप्शन सी है 5124 करोड़ और ऑप्शन डी है 3900 करोड़। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। 5124 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है जिसके अंतर्गत AK-203 राइफल्स प्रोड्यूस की जाएंगी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज 2025 एडिशन ऑफ संवाद हेल्ड। तो संवाद का जो 2025 का संस्करण है ये कहाँ पे आयोजित किया गया था आपको बताना है। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही आंसर है ऑप्शन सी थाईलैंड में। तो थाईलैंड में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो मैसेज भेजा था संवाद में। ठीक है, संवाद एक इवेंट है जिसको थाईलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था, होस्ट किया गया था 2025 का संस्करण। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो मैसेज भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द आइडिया ऑफ संवाद फर्स्ट कंसेप्चुअलाइज्ड। तो संवाद का जो आइडिया था ये पहली बार कब कंसेप्चुअलाइज किया गया था आपको बताना है। ऑप्शन ए 2015 में ड्यूरिंग डिस्कशंस बिटवीन पीएम मोदी एंड फॉर्मर जापानीज पीएम शिंजो आबे। ऑप्शन बी 2017 में एट G20 समिट इन जर्मनी। ऑप्शन सी 2020 एज पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ऑप्शन डी 2018 ड्यूरिंग आसियान समिट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2015 में ये इस्टेब्लिश किया गया था संवाद का आइडिया, और ये आया था, ये डिस्कशन हुआ था पीएम मोदी और फॉर्मर जापानीज पीएम शिंजो आबे के बीच। तो उन्होंने मिलकर ये इवेंट स्टैब्लिश किया था जिसका नाम है संवाद। ठीक है, तो दिस कंसेप्ट इमर्ज फ्रॉम डिस्कशंस बिटवीन पीएम मोदी नरेंद्र मोदी एंड फॉर्मर जापानीज पीएम शिंजो आबे इन 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड। तो 2025 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली इंडिया, ऑप्शन बी है दुबई UAE, ऑप्शन सी है पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी है टोक्यो जापान। सही आंसर है ऑप्शन बी दुबई UAE में 2025 का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट आयोजित किया गया था 11 फरवरी से 13 फरवरी 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की 2025 की थीम क्या रही है जिसको UAE में होस्ट किया जा रहा है। ऑप्शन ए है फ्यूचर ऑफ क्लाइमेट पॉलिसीज, ऑप्शन बी है सस्टेनेबल इनोवेशन फॉर ऑल, ऑप्शन सी है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ऑप्शन डी है ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल गवर्नेंस। तो सही आंसर है ऑप्शन सी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये थीम रही है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स थीम रही है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 में इंडिया का प्रतिनिधित्व किसने किया था आपको बताना है। ऑप्शन ए है अमित शाह जी, ऑप्शन बी है नितिन गडकरी जी, ऑप्शन सी है S जयशंकर जी और ऑप्शन डी है भूपेंद्र यादव जी ने। तो ऑप्शन डी सही आंसर है, भूपेंद्र यादव जी ने इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 में, जिसको दुबई UAE में आयोजित किया गया था 11 फरवरी से 13 फरवरी 2025 तक, और इसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टीरियल डिस्कशंस डिड भूपेंद्र यादव पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। तो भूपेंद्र यादव जी ने किस मिनिस्टीरियल डिस्कशन में हिस्सा लिया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 में। ऑप्शन ए है XDGs 2045 मिनिस्टीरियल राउंड टेबल एंड फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी राउंड टेबल, ऑप्शन बी है G20 क्लाइमेट समिट एंड AI इन गवर्नेंस राउंड टेबल, ऑप्शन सी है फ्यूचर सिटीज फोरम एंड ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मीट, ऑप्शन डी है इकोनॉमिक राउंड टेबल एंड स्पेस गवर्नेंस समिट। तो सही आंसर है ऑप्शन ए XDG 2045 मिनिस्टीरियल राउंड टेबल एंड फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी राउंड टेबल में भूपेंद्र यादव जी ने हिस्सा लिया था। फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी राउंड टेबल में और XDGs 2045 मिनिस्टीरियल राउंड टेबल में भूपेंद्र यादव जी ने हिस्सा लिया था। कहाँ पे, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, जिसका आयोजन किया गया था दुबई UAE में 11 फरवरी से 13 फरवरी 2025 के बीच में, जिसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी इनिंग्स डिड बाबर आजम रीच 6000 ODI रन्स। तो बाबर आजम ने कितनी इनिंग्स ली हैं 6000 वनडे इंटरनेशनल रन्स पूरे करने में। ऑप्शन ए है 120 इनिंग्स, ऑप्शन बी है 130 इनिंग्स, ऑप्शन सी है 126 इनिंग्स और ऑप्शन डी है 123 इनिंग्स। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 123 इनिंग्स ली है बाबर आजम ने, और इन्होंने रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। ठीक है, तो रिकॉर्ड कौन सा अचीव किया है, फास्टेस्ट टू 6000 ODI रन, 6000 रन एक दिवसीय इंटरनेशनल बनाने वाले बाबर आजम सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने मात्र 123 इनिंग में 6000 रन कंप्लीट कर लिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इनिंग्स डिड विराट कोहली टेक टू रीच 6000 ओडीआई रन्स। तो 6000 रन बनाने में विराट कोहली ने कितनी इनिंग्स खेली थी आपको बताना है। ऑप्शन ए 123 इनिंग्स, ऑप्शन बी 130 इनिंग्स, ऑप्शन सी 136 इनिंग्स और ऑप्शन डी 140 इनिंग्स। सही आंसर है ऑप्शन सी 136 इनिंग्स खेली थी विराट कोहली ने 6000 रन पूरे करने में अपने अंतर्राष्ट्रीय वनडे इंटरनेशनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है whose record did बाबर आजम equal by becoming joint fastest to 6000 ODI runs। तो बाबर आजम से पहले एक और बल्लेबाज ने 6000 रन पूरे किए हैं ओडीआई में से। 6000 इतने तेज 123 इनिंग खेल के 6000 रन पूरे किए हैं एक दिवसीय इंटरनेशनल में। तो वो कौन से प्लेयर हैं जिनका रिकॉर्ड बाबर आजम ने इक्वल किया है, बराबर किया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रिकी पॉन्टिंग, ऑप्शन सी है हाशिम अमला, ऑप्शन डी है स्टीव स्मिथ। सही आंसर है ऑप्शन थ्री हाशिम अमला। साउथ अफ्रीकन प्लेयर है हाशिम अमला। तो इनको और बाबर आजम को जॉइंट रिकॉर्ड मिला है फास्टेस्ट 6000 ओडीआई रन बनाने का। सबसे तेज 6000 रन एक दिवसीय इंटरनेशनल में बनाने वाले दो खिलाड़ी हैं बाबर आजम और हाशिम अमला। दोनों ने ही 123 इनिंग्स में ये काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नॉट अ को फाउंडर ऑफ वेलवेट। वेलवेट के कौन एक जो पर्सनैलिटी है वो को फाउंडर नहीं है। ऑप्शन ए पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन बी विकास कुमार, ऑप्शन सी शरीफ खान, ऑप्शन डी राजकुमार राव। तो राजकुमार राव जो है ये वेलवेट के को फाउंडर नहीं है। पंकज त्रिपाठी ने ज्वाइन किया है वेलवेट एज को फाउंडर। तो ये बात आप याद रखिएगा, पंकज त्रिपाठी जी ने वेलवेट ज्वाइन किया है एज को पार्टनर। ये क्या है, तो ये एक सिनेमैटिक ऑडियो स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है, आप याद रखिएगा। इसकी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज चाइना बिल्डिंग इट्स डीप सी रिसर्च स्टेशन। चाइना अपना डीप सी रिसर्च स्टेशन कहाँ पे स्टैब्लिश कर रहा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है साउथ चाइना सी, ऑप्शन बी है पैसिफिक ओशन, ऑप्शन सी है आर्कटिक ओशन, ऑप्शन डी है इंडियन ओशन। सही आंसर है ऑप्शन ए साउथ चाइना सी में चाइना जो है डीप सी स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश करेगा। कहाँ पे, साउथ चाइना सी में। कितनी गहराई पे, 2000 मीटर की गहराई पे, लगभग 6500 फीट अंदर साउथ चाइना सी में डीप सी स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश किया जाएगा चाइना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल ईयर फॉर डीप सी स्टेशन। तो डीप सी स्टेशन के लिए एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल ईयर क्या होगा, कब से ये ऑपरेशनल हो जाएगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 2028, ऑप्शन बी है 2030, ऑप्शन सी है 2025 तक, ऑप्शन डी है 2040। सही आंसर है ऑप्शन बी 2030 तक डीप सी स्पेस स्टेशन तैयार हो जाएगा साउथ चाइना सी में, जिसको ऑफिशियली अप्रूव किया गया है चाइना द्वारा। एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल ईयर है 2030। इसकी गहराई क्या होगी, गहराई होगी 2000 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी साइंटिस्ट विल स्टेशन अकोमोडेट एट अ टाइम। तो जो डीप सी स्टेशन है वो कितने साइंटिस्ट अकोमोडेट कर सकता है। आपके ऑप्शन है 4, 8, 6 या 10। सही आंसर है ऑप्शन सी 6 साइंटिस्ट को अकोमोडेट किया जाएगा डीप सी स्पेस स्टेशन में साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नील गाय। नील गाय का साइंटिफिक नेम क्या है। ऑप्शन ए है एंटेलोप सर्विकैपरा, ऑप्शन बी है बोजलेफस ट्रैगोकैमेलस, ऑप्शन सी है एक्सिस एक्सिस, ऑप्शन डी है गजेला बेनेटी। सही आंसर है ऑप्शन बी बोजलेफस ट्रैगोकैमेलस। ठीक है, याद रखिएगा नील गाय का साइंटिफिक नेम क्या है, बोजलेफस ट्रैगोकैमेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट अप्रूव्ड रिसेंटली कलिंग ऑफ मेल नील गायस। कलिंग मतलब मारना, ठीक है, किल करना एक तरीके से। तो किस भारतीय राज्य ने अप्रूव किया है मेल नीलगाय को मारना, ठीक है, किल करना मेल नीलगाय को किस भारतीय राज्य ने अप्रूव किया है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हरियाणा ने मंजूरी दे दी है कि मेल नीलगाय को कल किया जाएगा अंडर न्यू वाइल्ड लाइफ रूल्स। क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मिटिगेट करने के लिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को, जिसकी वजह से मेल नीलगाय को क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये फैसला लिया है हरियाणा की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच कैटेगरी नील गाय लिस्टेड इन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत नील गाय कौन सी कैटेगरी में लिस्ट करा जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है शेड्यूल 1, ऑप्शन बी है शेड्यूल 3, ऑप्शन सी है शेड्यूल 5, ऑप्शन डी है नॉट लिस्टेड। तो सही आंसर है ऑप्शन बी शेड्यूल 3 में लिस्ट किया गया है नील गाय को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ नीलगाय अंडर IUCN रेड लिस्ट। तो अब IUCN रेड लिस्ट के अंदर नीलगाय का क्या स्टेटस प्राप्त है नीलगाय को, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए एंडेंजर्ड, ऑप्शन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऑप्शन सी लीस्ट कंसर्न, ऑप्शन डी वल्नरेबल। तो सही आंसर है ऑप्शन सी लीस्ट कंसर्न जो है स्टेटस है नीलगाय का अंडर IUCN रेड लिस्ट। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इनको स्केड्यूल 3 के अंदर रखा गया है और IUCN स्टेटस में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में इनको रखा गया है नीलगाय को, जिनका साइंटिफिक नेम है बोजलेफस ट्रैगोकैमलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर ऑफ मेल नीलगायस। तो मेल नीलगायस जिनको हरियाणा सरकार ने मारने का फैसला लिया है, इनके डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर क्या है। ऑप्शन ए ब्राइट रेड कोट, ऑप्शन बी लार्ज कर्व्ड हॉर्न्स इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ऑप्शन सी है ब्लूइश ग्रीन कलर एंड अ पेंडेंट बिलो द थ्रोट, ऑप्शन डी है वाइट पैचेस ऑन लेग्स। सही आंसर है ऑप्शन सी ब्लूइश ग्रीन कलर एंड पेंडेंट बिलो द थ्रोट। ठीक है, मेल अपीयरेंस की बात करें तो मेल्स ब्लूइश ग्रे कलर की होती हैं नीलगाय, और फीमेल्स नीलगाय जो होती हैं वो ऑरेंज या टॉनी कलर की होती हैं। मेल में डिस्टिंक्ट पेंडेंट मिलता है राइट, और एक पेंडेंट बिलो द थ्रोट मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, डिस्टिंक्ट पेंडेंट बिलो द थ्रोट मेल्स नीलगाय में स्पॉट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेंस्ट विच टीम डिड केविन ड्यूरैंट सरपास 30,000 करियर पॉइंट्स। केविन ड्यूरैंट जो कि अमेरिका के प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर है, उन्होंने करियर के 30,000 करियर पॉइंट्स अचीव कर लिए हैं। तो उन्होंने किस टीम के खिलाफ ये इतिहास रचा है। ऑप्शन ए लॉस एंजल्स लेकर्स, ऑप्शन बी गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, ऑप्शन सी मेम्फिस ग्रिजल्स, ऑप्शन डी बॉस्टन सेल्टिक्स। सही आंसर है ऑप्शन सी मेम्फिस ग्रिजल्स। तो याद रखना है केविन ड्यूरैंट जो कि प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है, इन्होंने सरपास किया है 30,000 करियर पॉइंट्स। ठीक है, किसके खिलाफ किया है, मेम्फिस ग्रिजल्स के साथ खिलाफ ये इन्होंने इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लेयर्स हैव रीच 30,000 पॉइंट माइलस्टोन इन नेशनल बास्केटबॉल हिस्ट्री इंक्लूडिंग ड्यूरेंट। तो ड्यूरेंट को मिलाकर कितने लोगों ने 30,000 पॉइंट्स अपने अचीव किए हैं अपने करियर में, बास्केटबॉल करियर में। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 8। तो 8 लोगों ने ड्यूरेंट को मिलाकर, केविन ड्यूरेंट को इंक्लूड करके 8 ऐसे बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं जिन्होंने 30,000 करियर पॉइंट्स अचीव किए हैं अपने करियर में। ठीक है, कौन कौन से लेजेंड्स हैं, जैसे कि लेब्रॉन जेम्स हैं, करीम अब्दुल जब्बार है, कोबे ब्रायंट है और माइकल जॉर्डन है। तो ये लोग जो हैं, ये लोग लगभग 30,000 पॉइंट्स अपने जो भी करियर था उसमें प्राप्त कर चुके थे, और 8वें जो बने हैं वो बने हैं केविन ड्यूरैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल विमेंस कॉन्फ्रेंस 2025। इंटरनेशनल विमेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन बी है स्मृति ईरानी जी ने, ऑप्शन सी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने, और ऑप्शन डी है सुधा मूर्ति जी ने। सही आंसर है ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू जी ने इंटरनेशनल विमेंस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है, जो कि 2025 का संस्करण है। इंटरनेशनल विमेंस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन जो किया गया है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज इंटरनेशनल विमेंस कॉन्फ्रेंस 2025 हेड। तो 2025 में इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित की गई थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। सही आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया था इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस 2025 को, जिसका उद्घाटन किया गया था प्रेसिडेंट राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, और ये 14 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस 2025। इंटरनेशनल विमेन्स कॉन्फ्रेंस 2025 किसने होस्ट किया था, आपको बताना है। ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है आर्ट ऑफ लिविंग, ऑप्शन सी है यूनेस्को, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सही आंसर है द आर्ट ऑफ लिविंग। तो द आर्ट ऑफ लिविंग ने ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हैज इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस रिलीज ऑफ 100 कॉमेमोरेटिव कोन। तो 100 रुपए का कॉमेमोरेटिव कोन इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि रिलीज किया जाएगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि 100 रुपए का जो कॉमेमोरेटिव कॉइन है वो क्यों लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन ए है टू ऑनर मोहम्मद रफ़ी ऑन हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी, ऑप्शन बी है टू मार्क इंडियाज इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी, ऑप्शन सी है टू कॉमेमोरेट बॉलीवुड सिनेमाज गोल्डन जुबली, ऑप्शन डी है टू सेलिब्रेट इंडियन प्लेबैक सिंगर्स कलेक्टिवली। तो सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद रफ़ी जी की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, कॉमेमोरेट करने के लिए
यादगार बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 100 रुपये का कॉमोमरेटिव कॉइन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है मोहम्मद रफ़ी के 100वें बर्थडे की एनिवर्सरी में ये इंडियन गवर्नमेंट ने 100 रुपये का कॉमोमरेटिव कॉइन रिलीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोका कोला ब्रांड सरपास्ड $1 बिलियन सेल्स इन 2024। तो कोका कोला के कौन से ब्रांड ने एनुअल सेल्स अचीव किया है $100 बिलियन की? ऑप्शन ए है थम्स अप, ऑप्शन बी है माजा, ऑप्शन सी है स्प्राइट, ऑप्शन डी है मिनट मेड। सही आंसर है ऑप्शन बी माजा। ठीक है, तो याद रखना है माजा ने सरपास किया है $1 बिलियन का एनुअल सेल्स, और ये सिग्निफिकेंस क्या है इसका, $3 बिलियन ब्रांड बना है कोका कोला का इंडिया में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। $3 बिलियन ब्रांड बना है कोका कोला का इंडिया में, और ये 30th बिलियन ब्रांड है ग्लोबली कोका कोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2025 हेल्ड। तो 15वां संस्करण एरो इंडिया का कहाँ पे हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है चेन्नई। सही आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु में 15वां संस्करण हुआ था। 15वां संस्करण एरो इंडिया का आयोजित किया गया था यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटका में। इसका उद्घाटन किया गया था यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड एरो इंडिया 2025। तो अभी हमने आपको बताया राजनाथ सिंह जी ने एरो इंडिया 2025 का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT 36। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का हिंदुस्तान जेट ट्रेनर उन्होंने नाम रखा है, नया नाम रखा है HJT 36 का। तो नया नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है तेजस MK2, ऑप्शन बी विक्रांत, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी यश। तो सही आंसर है ऑप्शन डी यशस। ठीक है, तो हिंदुस्तान जेट ट्रेनर का नया नाम HJT 36 का नया नाम रखा गया है यशस।